दोस्तों, भारत को चाहिए एक एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन फ्रांस ने राफेल का सोर्स कोड देने से कर दिया है इनकार। और इसी बीच रसिया ने भारत को दिया है एक ज़बरदस्त ऑफर अपने डेडली SU-57 का। तो क्या यह डील बन सकती है गेम चेंजर? और क्या SU-57 अमेरिकन F-35 को टक्कर दे सकता है? चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य और आपका स्वागत है डिप्लोमेसी एंड डिफेंस में। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस से भारत ने राफेल फाइटर जेट लिए थे, लेकिन भारत चाह रहा है इन फाइटर जेट का सोर्स कोड, क्योंकि सोर्स कोड का मतलब है कंट्रोल, अपने फाइटर जेट को कस्टमाइज करने का पावर। लेकिन फ्रांस ने कह दिया है नो, क्योंकि उनके लिए सोर्स कोड एक इंटरनेशनल एसेट है और वो किसी भी देश को ये नहीं देना चाहते। तो फ्रांस ने सीधी सी एक बात निकल कर आ रही है कि सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह ऐसे बहाने मारे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक रियल रीज़न जो हो सकता है फ्रांस सोर्स कोड नहीं दे रहा है, वो रियल रीज़न ये है कि फ्रांस पैसे कमाना चाहता है। फ्रांस सोर्स कोड ना देकर किस तरीके से पैसे कमा रहा है, तो मैं बता देता हूँ। करंटली जो राफेल फाइटर जेट है, उसके अंदर मिसाइल यूज़ हो रही है MBDA, MICA मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है, ये फ्रांस की मिसाइल है। अगर फ्रांस हमको सोर्स कोड नहीं देता है, तो हमको ये मिसाइल ही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर बाय चांस फ्रांस हमको सोर्स कोड दे देता है, तो सोर्स कोड हमको कस्टमाइज़ेशन करने की पावर देता है। इसका मतलब सोर्स कोड मिलने के बाद अगर हम चाहें, तो फ्रांस की मिसाइल को इस्तेमाल न करते हुए अपनी स्वदेशी मिसाइल अस्त्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, फ्रांस फ्रांस हमको सोर्स कोड नहीं दे रहा है, इसका यह कारण भी है कि अगर फ्रांस इंडिया को सोर्स कोड देता है, तो बाकी जो बायर्स हैं राफेल के, जैसे कि UAE हो गया, ग्रीस हो गया, ये भी सोर्स कोड की डिमांड कर सकते हैं। और तीसरी जो वजह निकल कर आ रही है, जो मेरे को लगता है फ्रांस सोर्स कोड नहीं दे रहा, वो यह है कि अगर भारत को सोर्स कोड मिलता है, तो भारत अपनी मिसाइलों अपनी अपनी फाइटर जेट के अंदर तो अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, जो कि फ्रांस मेड मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। साथ ही साथ भारत उसको सेल भी कर सकता है, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है उस मिसाइल को। भारत उस मिसाइल को UAE, ग्रीस जैसे देशों में एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता है। और इसी चीज़ के कारण जो फ्रांस की जो कंपनी है मिसाइल मिसाइल बनाती है राफेल के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ग्रीस जो है, ग्रीस ने पहले भी अस्त्रा मिसाइल के लिए अपनी डिमांड करी थी, लेकिन सोर्स कोड ना मिलने के कारण वो अस्त्रा मिसाइल ग्रीस के राफेल के लिए कोई यूज़फुल नहीं है। इस वजह से वो डील अभी भी पेंडिंग है। कई बार जो ग्रीस है, वो भारतीय मिसाइलों की डिमांड करता है। शायद ये कारण भी हो सकता है कि इसी वजह से जो फ्रांस है, वो सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। और फ्रांस के इस सोर्स कोड न देने के कारण भारत पर कई तरीके का और भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक तो कॉस्ट इफ़ेक्ट हो गया, दूसरा डिपेंडेंसी आएगी यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, फ्रांस के ऊपर भारत की डिपेंडेंसी रहेगी। अगर फ्रांस भारत को सोर्स कोड नहीं देता है और मान लीजिए हमारी दोबारा से पाकिस्तान या चाइना के साथ कोई नोक-झोंक होती है, तो हमको मिसाइल्स के लिए स्टिल फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो इसी कारण एंट्री होती है रसिया के SU-57 की। रसिया ने ऑफिशियली इंडिया को ऑफर किया है SU-57, एक फुल्ली फ्लेज्ड फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। ये वही फाइटर है जो रसिया खुद अपनी एयर फोर्स में यूज़ करता है। और ये ऑफर आता है कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। यस, मतलब इंडिया को मिलेगा डिज़ाइन डाटा, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, और हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स यहीं इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर किए जाएँ। तो चलिए ज़रा आप देखते हैं SU-57 की स्पेशलाइज़ेशंस। तो SU-57 की जो टॉप स्पीड है, वो मैक 2 है। और SU-57 की जो रेंज है, वो 3500 किलोमीटर है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ओवरऑल जो लेंथ है, वो 1600 किलोमीटर है। इसका मतलब अगर हम SU-57 लेते हैं, तो अगर हम अपने बॉर्डर के अंदर SU-57 को उड़ा रहे हैं, तो अपने बॉर्डर के अंदर रहते-रहते ही उस रडार का यूज़ करके SU-57 का हम पूरे पाकिस्तान के अंदर नज़र रख सकते हैं। और लेकिन जो ये SU-57 है, वो लो
रेडियस क्रॉस सेक्शन के साथ आता है। ये एक रेडार है जो कि स्टेल्थी रेडार है, SU-57 के अंदर लगा है। ये हर डायरेक्शन में चारों तरफ नज़र रखने में सक्षम है SU-57 के। और जो SU-57 है वो हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी कर सकता है, एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी कैरी कर सकता है। और इसके साथ ही जो SU-57 है वो एआई बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम के साथ आता है, यानी जो टारगेट हमको हिट करने हैं वो एआई के थ्रू होंगे, उसकी मिसाइल्स में एआई की टेक्नोलॉजी होगी। और इस SU-57 का डिज़ाइन स्टेल्थी है और डॉज फाइट के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है। और यही नहीं, जो ये SU-57 है इसकी जो शेप है, जो इसको बनाया गया है जिस तरीके से, और इसमें जो मटेरियल का यूज़ किया गया है वो रडार से बचने के लिए काफ़ी है। इसका मतलब अगर रडार की कोई भी किरणें आएँगी इस SU-57 के ऊपर, तो जिस मटेरियल से ये SU-57 बना है, ये रडार की किरणों को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं SU-57 और F-35 की। भारत को अमेरिका की तरफ से भी F-35 का ऑफ़र मिल रहा है और रसिया की तरफ से भी SU-57 का ऑफ़र मिल रहा है। तो एक कंपैरिज़न देख लेते हैं हम SU-57 और F-35 फाइटर जेट का। तो जो SU-57 है उसका ओरिजिन है रसिया और F-35 का ओरिजिन है यूएसए। और स्टेल्थ अगर हम बात करें तो SU-57 मॉडरेट स्टेल्थ है। मॉडरेट स्टेल्थ होने का मतलब ये इतना ज़्यादा स्टेल्थ नहीं है जितना F-35 है। F-35 एक्सट्रीमली स्टेल्थ है। तो जो SU-57 है उसके अंदर वेपन्स होते हैं, वेपन्स कैरी करने के लिए कोई भी मतलब वो नहीं है, कैबिन नहीं है जिसके अंदर वो SU-57 अपने वेपन्स को कैरी कर सके। जो SU-57 में अगर हम मिसाइलें लगाते हैं तो वो बाहर को लटकेंगी SU-57 के। इसका मतलब रडार के अंदर वो आ सकती हैं। लेकिन F-35 के अंदर एक कैबिन होता है जो अपने अंदर ही मिसाइलों को लेके चलता है। तो अपने अंदर मिसाइलें लेके चलने के कारण वो स्टेल्थ हो जाती हैं। SU-57 की जो स्पीड है वो मैच 2 है, वहीं F-35 की जो स्पीड है वो मैच 1.6 है, जो कि स्लाइटली कम है SU-57 से। SU-57 की अगर हम रेंज की बात करें तो SU-57 की रेंज 3500 किलोमीटर आती है और जो F-35 है यूएसए का उसकी स्पीड 2200 किलोमीटर है। अगर हम पेलोड की बात करें तो SU-57 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा पेलोड उठा सकता है, वहीं F-35 8,000 किलोग्राम के अराउंड अपना वेट उठा सकता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 35 से 40 मिलियन प्राइस जो रहेगी वो SU-57 की रहेगी। वहीं अगर हम F-35 की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है SU-57 से। F-35 की कॉस्ट 80 मिलियन टू 150 मिलियन पर फाइटर जेट चली जाती है। अगर हम मेजर डिफरेंसेस की बात करें F-35 और SU-57 की, तो F-35 जो है वो ज़्यादा स्टेल्थ है SU-57 से, लेकिन जो SU-57 है वो डॉज फाइट के लिए ज़्यादा कैपेबल है। इसका मतलब F-35 तो रडार के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वहीं SU-57 हल्का फुल्का या थोड़ा सा रडार के अंदर विजिबल होगा। लेकिन F-35 और SU-57 की जब डॉज फाइट होंगी, मतलब दो फाइटर जेट आपस में हवा में लड़ रहे होंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर SU-57 की जीत होगी। उस सिचुएशन में SU-57 अनबीटेबल है। वहीं सबसे बड़ी बात F-35 जो कि यूएसए का F-35 है, यूएसए के द्वारा बनाया गया है। यूएसए F-35 का सोर्स कोड कभी भी इंडिया को नहीं देगा। वहीं रसिया SU-57 का सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को SU-57 लेना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली ये भारत के लिए एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, तो 4th जनरेशन टू सीधा हम 5th जनरेशन पे आएँगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि SU-57 अभी तक कुछ एरियाज़ में अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन अगर रसिया ने इंडिया को इस फाइटर जेट का फुल एक्सेस दिया सोर्स कोड टेक्नोलॉजी का, तो ये फाइटर जेट एमका प्रोजेक्ट को भी बूस्ट कर सकता है। और ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटजिक डिसीजन होगा चाइना के J-20 और पाकिस्तान के आने वाले अपकमिंग फाइटर जेट्स के अगेन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को रसिया से SU-57 लेना चाहिए या फिर अपने इंडोजीनियस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए? कमेंट करके बताएं अपनी राय और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।